यहाँ हमारे पास 3 गुणोत्तर श्रेणी मतलब जियोमेट्रिक सीरीज है। हमें पता करना है कि इनमें से कौन कन्वर्ज करेगा और कौन डाइवर्ज करेगा। इसके बारे में हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर इसका योग करने पर हमें परिमित मान यानी फाइनाइट वैल्यू मिलता है तो ये कन्वर्ज करेगा, और इसका योग करने पर हमें अनंत या ऋणात्मक अनंत मान मिलता है तो ये डाइवर्ज करेगा। अब आप वीडियो को रोककर इसके बारे में सोच सकते हैं। हम पहली वीडियो में देख चुके हैं कि जब हमारे सार्व अनुपात का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तब हमें एक कन्वर्ज गुणोत्तर श्रेणियां मिलती हैं, या यूं कहिए कि हमें एक अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी मिलती है। हमें यहां केवल ये सोचना है कि सार्व अनुपात मतलब कॉमन रेशियो का निरपेक्ष मान क्या होगा। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां केवल एक पद या एक संख्या का घातांक यानी एक्सपोनेंट नहीं है। यहां हमारे पास कई संख्याओं के घातांक हैं, इसलिए हमें इसे बीजगणितीय तरीके से सरल करना पड़ेगा। यहां 5 की घात n घटा 1 है। चलिए इसे यहां लिखते हैं। 5 की घात n घटा 1 बराबर 5 की घात n बटा 5 की घात 1। हम इसे 5 की घात n गुणा 5 की घात ऋणात्मक 1 भी लिख सकते हैं, जो 5 की घात n बटा 5 के समान है। और अब 5 की घात n बटा 5 गुणा 9 बटा 10 की घात n है, जो 1 बटा 5 गुणा कोष्ठक में 5 गुणा 9 बटा 10 और पूरे की घात n के बराबर है। और अब हमारा सार्व अनुपात थोड़ा और स्पष्ट हो गया है। ये हमारा पहला पद नहीं रह गया है, क्योंकि यहां हम n बराबर 2 से शुरू कर रहे हैं, तो हम उसे उस रूप में नहीं देखेंगे। लेकिन जब हम सार्व अनुपात पर ध्यान देते हैं तो यहां ये हमारा सार्व अनुपात होगा, और ये निरपेक्ष मान 1 से बड़ा या छोटा है तो 5 गुणा 9 बराबर 45 होता है। और जब हम इसे 10 से विभाजित करते हैं तो हमें 4.5 मिलेगा, जो 1 से बड़ा है। मतलब निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ा है, इसलिए ये डाइवर्ज करेगा। इसलिए यहां इस योग का मान अनंत इन्फिनिटी तक होगा। अब चलिए हम इसके बारे में सोचते हैं, और मैं यहां भी आपको प्रोत्साहित करूंगा कि वीडियो को थोड़ी देर रोककर पता लगाएं कि क्या इससे आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। चलिए अब हम इसे दोबारा इस तरह लिखते हैं जिससे सार्व अनुपात थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। तो ये 3 बटा 2 की घात n गुणा 1 बटा 9 की घात n जमा 2 है। इसे यहां लिखते हैं। तो ये 3 बटा 2 की घात n गुणा 1 बटा इस 9 की घात n घटा 2 को 9 की घात n गुणा 9 का वर्ग लिखते हैं। तो अब हम इसे 1 बटा 9 का वर्ग यानी 81 गुणा 3 बटा 2 के पूरे की घात n गुणा 1 बटा 9 की घात n को हम 1 बटा 9 के पूरे की घात n भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए 1 बटा 9 की घात n में अगर हम 1 की घात n लेते हैं तो इस 1 का मान नहीं बदलेगा। अब ये 1 बटा 81 गुणा 3 बटा 9 यानी 1 बटा 3 गुणा 1 बटा 2 यानी 1 बटा 6 की घात n होगा। अब यह स्पष्ट है कि हमारा सार्व अनुपात 1 बटा 6 है और इसका निरपेक्ष मान 1 से छोटा है, इसलिए ये कन्वर्ज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका योग करने पर हमें परिमित मान मिलेगा। चलिए अब इसे हल करते हैं। यहां 2 की घात n गुणा 1 बटा 3 की घात n घटा 1 है। इस पूरे को यहां दोबारा लिखते हैं। तो ये 2 की घात n बटा 3 की घात n गुणा 3 की घात ऋणात्मक 1 है। यहां हर यानी डिनोमिनेटर में 3 की घात ऋणात्मक 1 है, जिसे हम अंश मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 गुणा 2 की घात n बटा 3 की घात n होगा, जो 3 गुणा 2 बटा 3 के पूरे की घात n के बराबर होगा। इसलिए इस पूरे को हम 3 गुणा 2 बटा 3 के पूरे की घात n के बराबर लिख सकते हैं। तो इसके सार्व अनुपात का निरपेक्ष मान स्पष्ट रूप से 1 से छोटा है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी भी कन्वर्ज करेगी और इससे भी हमें परिमित मान मिलेगा।